हेलो बच्चों। तो आज का जो अपने टॉपिक है बेटा, वो हमारा जो एक टॉपिक जीएसटी का पेंडिंग चल रहा है उसके लिए है, दैट इज़ नोन एज अपोर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपोर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट वाले टॉपिक को। और एग्ज़ाम में देखो बेटा, इसका वेटेज तो मेरे को बहुत ज़ीरो से ही लगता है। मान लीजिए कि 2-1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए तो आ जाए, इसके ज़्यादा इसका कुछ इंपॉर्टेंस है नहीं, क्योंकि काफ़ी समय से मैंने नहीं देखा कि इसके ऊपर कोई क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछा है। अभी रिसेंट आरटीपी भी आई थी, पिछले 2-3 साल हो गए आरटीपी पेपर को देख लो तो इसका क्वेश्चन आता नहीं कभी भी। फिर भी ये टॉपिक बड़ा टिपिकल कह सकते हैं अपन, थोड़ा दिमाग वाला टॉपिक है। तो इस टॉपिक को अपन स्टार्ट करते हैं। चांसेस है कि इस बार आ जाए शायद, क्योंकि आरटीपी में एक क्वेश्चन इसका तो नहीं है पर इससे रिलेटेड किसी कानून का है, तो अपन को इसलिए इसके ऊपर ध्यान तो देना पड़ेगा कि किस प्रकार से अपन को ये टॉपिक कंप्लीट करना ज़रूरी है। तो अगर अपन बात करें तो जो टॉपिक है हमारा अपोर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट, तो वो टॉपिक हमको स्टार्ट करना है। और इसकी शुरुआत कैसे करेंगे पहले उसके ऊपर बात करते हैं। बेटा देखो, ये जो वर्ड है अपोर्शनमेंट, ये आपके लिए कोई नया वर्ड नहीं है, क्योंकि आपने कॉस्टिंग में भी सीखा हुआ है कि अपोर्शनमेंट मतलब होता है बंटवारा करना, डिवाइड करना। मेरे को याद आया कि इनकम टैक्स में भी अपन ने बिजनेस प्रोफेशन हेड में एक अपोर्शनमेंट ऑफ डेप्रीसिएशन से रिलेटेड प्रोविजन भी पढ़ा था, जिसमें भी अपन प्रोपोर्शनेट करते थे, कुछ कैलकुलेशन करते थे। तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो अपोर्शनमेंट का मतलब होता है बांटना। अब मुद्दा ये आता है कि जो ये अपोर्शनमेंट वाला प्रोविज़न है बेटा, ये क्यों है जीएसटी के अंदर। पहले अगर इसके ऊपर अपन बातचीत करें तो टेक्निकली अगर देखा जाए बेटा, तो ये टॉपिक का ज़रूरत जीएसटी में मात्र इसलिए है क्योंकि जीएसटी में क्या है बेटा कि आप सबको अगर पता हो तो हम क्या करते हैं, बहुत सारी सप्लाई ऐसी करते हैं जो कि जीएसटी से एग्जेम्प्ट होती है। आपको पता होना चाहिए, कुछ सप्लाई जीएसटी से एग्जेम्प्ट होती है, कुछ सप्लाई जीएसटी में टैक्सेबल्स भी होती है, ज़्यादातर तो टैक्सेबल ही होती है। अब टेक्निकली क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि बाय चांस मान लीजिए कि मैं कोई एग्जेम्प्ट सप्लाई करने वाला हूँ, और अगर मैं एग्जेम्प्ट सप्लाई करने वाला हूँ तो बेटा मेरे को जीएसटी पे ही नहीं करना, सीधी सी बात है। और टेक्निकली अगर मेरे को याद आए तो अगर मैं एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट सप्लाई करने वाला होता हूँ तो मेरे को तो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाने की भी ज़रूरत नहीं होती, मैंने पढ़ा हुआ है। तो अब लफड़ा ये हो जाता है कि अगर बाय चांस मान लीजिए कि मैं केवल और केवल एग्जेम्प्ट सप्लाई करता हूँ, तब तो मेरे को ना जीएसटी पे करना है ना क्रेडिट मिलने का कोई लॉजिक आता है। तो मतलब दोनों ही चीज़ें मेरे लिए काम की नहीं है, ना तो मेरे को क्रेडिट लेना है ना मेरे को कोई जीएसटी पे करना है, ठीक है। तो लफड़ा क्या होता है कि अब ऐसे लोगों की बात करना बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। मान लीजिए कि जो एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट सप्लाई करते हैं उनको नो आईटीसी, कोई क्रेडिट लेना ही नहीं है, क्योंकि उनको जीएसटी भी पे नहीं करना। और जो केवल टैक्सेबल सप्लाई करते हैं उनको क्रेडिट मिलता ही है, क्योंकि टैक्सेबल सप्लाई करने वालों को तो क्रेडिट मिलना चाहिए, क्योंकि उनको जीएसटी पे भी करना होता है, लॉजिकल है। पर ऐसे लोगों का क्या करें जो कि टैक्सेबल सप्लाई भी करते हैं, साथ में एग्जेम्प्ट सप्लाई भी करते हैं, कंबाइन करते हैं। मतलब कि मान लीजिए कि मैं एक ऐसा व्यापारी हूँ जो कि सप्लाईज करता हूँ, और कुछ सप्लाई तो मेरी टैक्सेबल है और कुछ सप्लाई मेरी एग्जेम्प्ट है, तो मैं तो परेशान हो जाऊंगा। क्योंकि अगर मान लीजिए कि कोई मैं गुड्स खरीद के लेके आता हूँ या सर्विसेज लेके आता हूँ, जिसको मैं टेक्निकल भाषा में इनपुट कैपिटल गुड या इनपुट सर्विसेज कहता हूँ आपके लॉ के हिसाब से। तो अगर बाई चांस मान लीजिए मैं कोई गुड्स या सर्विसेज खरीद के लाता हूँ और उससे मैं जो सप्लाई करता हूँ वो दोनों टाइप की सप्लाई होती है, एग्जेम्प्ट प्लस टैक्सेबल, तो वो गुड्स दोनों जगह काम आता है। मतलब वो गुड्स एक कॉमन गुड्स है, ना केवल एग्जेम्प्ट सप्लाई में काम आ रहा है ना केवल टैक्सेबल सप्लाई में काम आ रहा है। वो गुड्स मेरे लिए दोनों जगह काम आता है, टैक्सेबल सप्लाई करने के भी काम आता है, एग्जेम्प्ट सप्लाई करने के भी काम आता है। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट बन जाता है कि अगर मैं कुछ ऐसी सप्लाईज करता हूँ तो क्या मेरे को क्रेडिट मिलेगा। तो उसी के लिए बेटा आपको इन्होंने जवाब दिया है। इन्होंने कहा कि भैया देखो, अगर मैं केवल एग्जेम्प्ट सप्लाई करता हूँ तो कोई आईटीसी मेरे को मिलने वाला नहीं, अगर मैं टैक्सेबल सप्लाई करता हूँ तो मेरे को क्रेडिट मिलने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर मैं एग्जेम्प्ट और टैक्सेबल दोनों टाइप की सप्लाई करता हूँ अपने बिजनेस के अंदर, तो मेरे को फिर बेटा क्रेडिट प्रोपोर्शनेट मिलेगा। मतलब ना तो मेरे को खरीदे गए गुड्स का पूरा क्रेडिट मिलेगा, ना मेरे को नहीं मिलेगा, दोनों नहीं होंगे। मतलब मेरे को प्रोपोर्शनेट क्रेडिट मिलेगा। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रोपोर्शनेट क्रेडिट का मतलब क्या हुआ इधर? प्रोपोर्शनेट क्रेडिट का मतलब ये होता है कि अगर बाई चांस मान लीजिए कि भैया मैंने कोई गुड्स खरीदा जो कि एग्जेम्प्ट और टैक्सेबल सप्लाई दोनों में काम आता है, और उसका जीएसटी 1 लाख रुपए का है, तो मेरे को पूरे 1 लाख का क्रेडिट नहीं मिलेगा। मतलब मेरे को कुछ अमाउंट रिवर्स करना पड़ेगा। मतलब टेक्निकली क्रेडिट तो वो दे देंगे जो भी होगा, उसके बाद वो रिवर्सल करवा देंगे, तो उसको कहते हैं बेटा अपोर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि अपोर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट का लॉ कब यूज़ करना है। तो बेटा ये जो प्रोविज़न है ये मुझे तभी यूज़ करना है जब मैं दोनों टाइप की सप्लाई करता हुआ आपको मिलूँ।
तो इसका मतलब सर आप ये कहना चाहते हो कि जिस भी क्वेश्चन में जो असेसी है, जो टैक्स पेयर है, अगर वो दोनों टाइप की सप्लाई कर रहा हो, टैक्सेबल भी कर रहा हो, एग्जाम भी कर रहा हो, तो हमें ये प्रोविज़न यूज़ करना पड़ेंगे 17 यानी जो अपॉर्चनमेंट ऑफ क्रेडिट के हैं। तो जवाब है बेटा हाँ, दोनों टाइप के आपको यूज़ करने हैं। तो अब इसके जो प्रोविजंस हैं अगर उसके ऊपर अपन बातचीत करें तो प्रोविजंस कुछ ऐसे डिवाइड कर रखे हैं इन्होंने। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं बेटा अपॉर्चनमेंट ऑफ क्रेडिट के जो प्रोविज़न हैं वो दिए गए हैं सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 में, 2 में, 3 में, 4 में। क्योंकि अगर आपको याद हो बेटा तो 17(5) अपन ऑलरेडी पढ़ चुके थे, जो ब्लॉक क्रेडिट का कानून हुआ करता था। तो 17(5) तो ब्लॉक क्रेडिट का होता है। तो 17(1), 2, 3, 4 में आपके अपॉर्चनमेंट ऑफ क्रेडिट के हैं। इसके साथ आपको कुछ रूल भी पढ़ने पड़ेंगे, जैसे रूल 42, रूल 43 और रूल 38। तो ये सब कानून पढ़ने के बाद जाकर आपको अपॉर्चनमेंट ऑफ क्रेडिट के सारे कानूनों का पता लगेगा, जो कि आपके सीए इंटर के कोर्स में ऑब्वियसली ये टोटल कानून है। सीए इंटर में भी यही है, सीए फाइनल में भी यही है। मैं इसलिए इसको इंपॉर्टेंस इधर नहीं बोलता बेटा क्योंकि ये थोड़ा ट्रिपिकल इशू है। तो क्योंकि ये चीज़ एज इट इज़ सीए फाइनल में आती है, आईटीसी वाला टॉपिक, तो क्योंकि इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी वाला टॉपिक सीए फाइनल में भी मेरे आने वाला है, तो इसीलिए सीए फाइनल में ये टॉपिक ज़्यादा पूछा जाता है अपॉर्चनमेंट का, और सीए इंटर में बहुत कम पूछा जाता है। जब से जीएसटी आया है आज तक इसका कोई क्वेश्चन आया नहीं है। तो सर आप क्यों पढ़ा रहे हो बेटा, कोर्स में है, आ जाएगा तो 2-4 नंबर जो भी होंगे। 40 का टोटल जीएसटी है तो मैक्सिमम हैसियत तो 2-4 नंबर की रहने वाली है, पर आ गया तो फिर हमें पता होना चाहिए, इसके लिए अपन इसकी बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग अपन ये बातचीत करने वाले हैं। तो शुरुआत बेटा मैं करता हूँ पहले 17(1) से। 17(1) क्या कहता है? 17(1) बहुत ही सिंपल सा प्रोविज़न है। 17(1) कहता है मैं थोड़ी लीगल लैंग्वेज के साथ ही बात करूंगा, तो मेरे पास नोट्स हैं पर मैं आपको शो नहीं कर सकता, तो मेरे को ये अभी देख के ही आपको लिखवाना पड़ेगा। तो खैर जो भी है मैं आपको बता देता हूँ। तो 17(1) कहता है कि अगर कोई गुड्स या कोई सर्विसेज, दोनों हो सकते हैं, अगर कोई गुड्स या फिर कोई सर्विसेज मैं यूज़ करता हूँ पार्टली बिजनेस के लिए और पार्टली नॉन बिजनेस पर्पस के लिए। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं अभी ये नहीं बोल रहा कि मैं पार्टली टैक्सेबल सप्लाई के करता हूँ या पार्टली एग्जाम्प्ट सप्लाई के लिए कर रहा हूँ, ये अलग लॉजिक है। ये मुझे बोल रहे हैं कि कोई गुड्स या सर्विसेज है जिसका पार्टली उपयोग मैं बिजनेस पर्पस के लिए कर रहा हूँ और पार्टली नॉन बिजनेस के लिए कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैं कोई कार लेकर आ गया। अब मान लेते थे, देखो कार का तो मेरे को क्रेडिट मिलता नहीं है। मान लीजिए कि मैं कोई ऐसा गुड्स लेके आ गया, XYZ मान लेते हैं, जैसे ऐसा मोटर व्हीकल लेके आ गया जिसका क्रेडिट मिलता है, ऐसा मान लेते हैं ना बेटा। तो मेरे को ऐसा मोटर व्हीकल लेके आया जिसका क्रेडिट मेरे को मिलता है, जो ब्लॉक में नहीं है। ठीक है, अब वो गाड़ी जो मैं लेके आया बेटा, वो मैं बिजनेस में भी यूज़ करता हूँ और अपने घरेलू कामों में भी यूज़ करता हूँ, दोनों जगह यूज़ करता हूँ उस गाड़ी को। तो अब टेक्निकली मेरे लिए परेशानी क्या हो जाती है, क्या उस गाड़ी के ऊपर चुकाया गया जीएसटी का क्रेडिट मुझे मिलेगा क्योंकि मैं बिजनेस में यूज़ करता हूँ? क्योंकि 16(1) में लिखा था कि क्रेडिट लेने के लिए जो खरीदे गए गुड्स या सर्विस है उसके लिए मेरे को बिजनेस में यूज़ होना चाहिए, पर मैं तो बिजनेस में भी करता हूँ, नॉन बिजनेस पर्पज़ में भी करता हूँ। तो क्या मेरे को क्रेडिट मिलेगा, नहीं मिलेगा? तो इसका जवाब है बेटा क्रेडिट तो मिलेगा पर प्रोपोर्शनेट मिलेगा। तो 17(1) वही कहता है कि अगर ऐसी सिचुएशन होती है कि दोनों जगह गुड्स या सर्विसेज यूज़ आते हैं, दोनों जगह कोई गुड्स या सर्विसेज यूज़ आते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में केवल उतना क्रेडिट मिलेगा जो एट्रीब्यूटेबल टू बिजनेस यूज है, जो एट्रीब्यूटेबल टू बिजनेस यूज है, मतलब कि केवल उतना क्रेडिट मिलेगा जो बिजनेस यूज का है। तो अब एक क्वेश्चन दिमाग में मेरे आएगा कि ठीक है, आप कह रहे हो कि मेरे को पूरा क्रेडिट नहीं मिलेगा, मेरे को प्रोपोर्शनेट क्रेडिट मिलेगा जितना बिजनेस में काम आएगा, पर कितना बिजनेस यूज में काम आया उसको कैसे आप एट्रीब्यूटेबल करोगे? तो उसका जवाब बेटा वो आगे देंगे, वो प्रोसीजर बताएंगे कि कैसे इस प्रकार के क्रेडिट को मैं एट्रीब्यूट करूंगा बिजनेस और नॉन बिजनेस पर्पस के लिए। वो सब आएगा, सब्र से आपको पढ़ना है। तो 17(1) इतना सा कहते हैं बंद कर देता है अपनी बातचीत। तो क्या क्या मैंने आपको बोल दिया, अगर कोई गुड्स या सर्विस है जिसको मैं पार्टली बिजनेस के लिए यूज़ करता हूँ और पार्टली नॉन बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ करता हूँ, तो मुझे केवल उन गुड्स और सर्विसेज के ऊपर चुकाए गए उतने ही जीएसटी का क्रेडिट मिलेगा जो एट्रीब्यूटेबल टू बिजनेस यूज हैं। अब कितना है वो अभी कैलकुलेशन वाइज अभी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, केवल प्रोविजन का मेन प्रोविजन है। ठीक है, इसी प्रोविजन में आगे चलता है और 17(2) आता है। तो अगला जो प्रोविजन है वो है मेरे सामने 17(2). अब वो क्या कहता है?
17.2 जस्ट 17.1 का रेसिप्रोकल है। अब वापस इसमें क्या कर रहा हूं मैं ऐसे गुड्स या सर्विस खरीद रहा हूं जिसका उपयोग मैं पार्टली बेटा कर रहा हूं टैक्सेबल ऑब्लिक जीरो रेटेड सप्लाई में। ऐसे गुड्स या सर्विसेज जिसका मैं उपयोग कर रहा हूँ पार्टली तो टैक्सेबल या ज़ीरो रेटेड सप्लाई को करने के लिए, और मैं पार्टली इसको यूज़ कर रहा हूँ एग्जेम्प्ट सप्लाई को करने के लिए। तो ऐसे गुड्स या सर्विसेज जिसका उपयोग मैं पार्टली कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ बेटा? पार्टली टैक्सेबल या ज़ीरो रेटेड सप्लाई के लिए कर रहा हूँ, और पार्टली मैं कर रहा हूँ एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए। तो अगेन मुझे इन्होंने कहा है कि मुझे इस केस में भी पूरा क्रेडिट नहीं मिलेगा, केवल क्रेडिट मिलेगा एट्रीब्यूटेबल टू टैक्सेबल ऑब्लिक ज़ीरो रेटेड सप्लाई। क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टू ज़ीरो रेटेड सप्लाई और टैक्सेबल सप्लाई, यानी कि मैं केवल और केवल क्रेडिट ले सकता हूँ इस वाले आइटम के लिए, टैक्सेबल और ज़ीरो रेटेड के लिए। आपको अगर याद हो बेटा तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर कोई गुड्स या सर्विसेज निल रेटेड होता है तो उससे तो एग्जेम्प्ट सप्लाई कहते हैं। आपको याद हो तो एग्जेम्प्ट सप्लाई इंक्लूड निल रेटेड सप्लाई वाला आइटम। पर जो सप्लाई निल रेटेड नहीं होती है, ज़ीरो रेटेड अलग है। ज़ीरो रेटेड में क्या होता है बेटा, मैं आपको बता देता हूँ। ज़ीरो रेटेड क्या होता है कि अगर बाई चांस मान लीजिए कोई गुड्स या सर्विसेज में सप्लाई कर रहा हूँ जो कि टैक्सेबल है, जिसकी रेट है 10%, 12% जो भी है, पर वो गुड्स या सर्विसेज जब मैं एक्सपोर्ट कर देता हूँ विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, या फिर मैं SEZ को देता हूँ, तो जब भी कोई गुड्स या सर्विसेज में सप्लाई करता हूँ आउट ऑफ इंडिया, या फिर मैं यानी कि एक्सपोर्ट करता हूँ, या फिर SEZ यूनिट को सप्लाई करता हूँ, तो उस प्रकार की सप्लाई को कहते हैं बेटा ज़ीरो रेटेड सप्लाईज। तो अगर कोई गुड्स या सर्विसेज मैं सप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ तो मेरे को GST तो नहीं देना पड़ रहा, पर फिर भी वो बेटा एग्जेम्प्ट नहीं है, यानी कि उसको बनाने के लिए लिए गए गुड्स का मैं क्रेडिट ले सकूँगा। तो मतलब टेक्निकली वो मेरे को क्या कर रहे हैं कि अगर कोई गुड्स या सर्विसेज में टैक्सेबल सप्लाई करने के लिए काम में लेता हूँ या फिर ज़ीरो रेटेड सप्लाई को करने के लिए काम में लेता हूँ तो मेरे को क्रेडिट मिल जाएगा। पर अगर कोई गुड्स या सर्विसेज का यूज़ मैं एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए करता हूँ तो मेरे को क्रेडिट नहीं दिया जाएगा। और अगर कॉमनली कोई खरीदा है, अब देखो बेटा ध्यान से सुनना, अगर मैं कोई एक्सक्लूसिवली इसी के लिए खरीद रहा हूँ, तब तो वैसे ही मिल रहा है। एक्सक्लूसिवली इसके लिए खरीद रहा हूँ तो बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। एक्सक्लूसिवली कोई दिक्कत नहीं है। ये परेशानी कब आएगी मेरे सामने कि मैं एक गुड्स लेके आया, वो तो दोनों जगह काम आ रहा है, एग्जेम्प्ट में भी काम आ रहा है, टैक्सेबल में भी काम आ रहा है। तो उस केस में इन्होंने मेरे को कहा है कि मेरे को क्रेडिट मिल जाएगा, पर क्रेडिट प्रोपोर्शनेट मिलेगा। प्रोपोर्शनेट अगेन उन्होंने कहा है कि कैसे करेंगे वो तो बात की बात है। तो ये आपका बेसिक सेक्शन है 17.1 और 17.2, यानी कि मेरे को अपॉर्शनमेंट दो केसेस में करना है। एक तो ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज के लिए अपॉर्शनमेंट करना है जो कि मैंने बिजनेस और नॉन बिजनेस दोनों में यूज़ करा है, और 17.2 कहता है कि ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज में भी अपॉर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट करना है जो कि टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट दोनों के लिए करा है। सर एक बात बताओ, इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो कि अगर आप ज़ीरो रेटेड सप्लाई करोगे तो आपको क्रेडिट दे देंगे? वो बिल्कुल दे देंगे। मतलब टैक्सेबल करूँगा तो भी क्रेडिट मिलेगा, ज़ीरो रेटेड करूँगा तो भी क्रेडिट मिलेगा, एग्जेम्प्ट करूँगा तो क्रेडिट नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं वो। तो ये आपको ध्यान रखना है। ज़ीरो रेटेड मतलब सर क्या होता है? जिसके ऊपर GST की रेट ज़ीरो होती है? नहीं, GST की रेट जिसमें ज़ीरो होती है वो तो एग्जेम्प्ट होता है, निल रेटेड होता है वो तो। ऐसे सप्लाई को आप ज़ीरो रेटेड कहोगे जिसकी GST की रेट ज़ीरो नहीं है, ज़ीरो से ज़्यादा है, पर ज़ीरो हो जाती है अगर उसको एक्सपोर्ट किया जाता है या SEZ में सप्लाई किया जाता है। तो है तो ज़ीरो से ज़्यादा की रेट उस आइटम की, पर उस आइटम पे ज़ीरो रेट लग जाती है क्योंकि मैं उसको एक्सपोर्ट कर रहा हूँ या फिर मैं उसको SEZ को दे रहा हूँ। ऑब्वियसली ये ज़ीरो रेटेड के लिए मेरे को लेटर ऑफ अंडरटेकिंग देना पड़ता है, LUT देना पड़ता है, तभी जाकर ये मैं ज़ीरो रेटेड कर पाता हूँ। ये खैर ज़ीरो रेटेड सप्लाई का पूरा कानून आपके CA फाइनल में आएगा। तो अभी केवल वर्ड पे ध्यान देना है आपको, और ये हमेशा ध्यान रखना बेटा, कोई भी मेरे से पूछता है कि निल रेटेड और ज़ीरो रेटेड क्या एक ही होता है, तो मैं कहूँगा कि नहीं भैया नहीं, निल रेटेड और ज़ीरो रेटेड एक नहीं होता। निल रेटेड तो वो है जिसकी GST की रेट ही 0% है, वो तो एग्जेम्प्ट सप्लाई में आ जाता है। पर ज़ीरो रेटेड वो है जो कि है तो टैक्सेबल, जिसकी रेट ज़ीरो नहीं है पर उसके ऊपर ज़ीरो लग जाती है, उसकी रेट ज़ीरो लग जाती है अगर मैं उसको एक्सपोर्ट कर देता हूँ या स्पेशल इकोनॉमिक जोन को सप्लाई कर देता हूँ, तो उसको मैं कहता हूँ ज़ीरो रेटेड सप्लाईज। तो ये मेरे को अच्छी तरह से ध्यान रखना है। दो बातें तो 17.1 72 तो इतना कहता है, ठीक है।
अब मुद्दा ये आता है कि जो क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टू द, दोनों जगह आता है क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल, मतलब कि क्रेडिट जितना बिजनेस वाला होगा उसका दे देंगे और क्रेडिट जितना भी टैक्सेबल जीरो रेटेड का होगा उतना दे देंगे। अब मुद्दा ये आता है कि कैसे कैलकुलेशन करेंगे कि कितना क्रेडिट इनका है। तो बेटा उसका जो तरीका है वो दिया गया रूल नंबर 42 और 43 में। तो आने वाली यानी कि अगला जो टॉपिक में पढ़ाने वाला हूँ वो आपका वही आने वाला है, रूल 42 और 43, जिसमें कि वो एट्रीब्यूटेबल क्रेडिट की कैलकुलेशन मेरे को दी हुई है। तो वो अपन अभी स्टार्ट करते हैं। इतना 2 बातें तो अपनी यहाँ पे कंप्लीट होती है, ठीक है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारे सामने जो टॉपिक आएगा बेटा वो हमारे सामने आएगा रूल नंबर 42 पे चलते हैं अपन। व्हाट इज रूल 42? ध्यान देंगे। क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टू इनपुट ऑब्लिक इनपुट सर्विसेज। अब आप याद करो हमारा जो कॉन्सेप्ट था वो मेरे को क्या कहता था, मेरे को 3 चीज़ों का क्रेडिट मिलता है इनकम यानी जीएसटी में। एक तो इनपुट का मिलता है, एक इनपुट सर्विस का मिलता है, कैपिटल गुड का मिलता है। तो रूल 42 बेटा मेरी 2 प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, वो इनपुट और इनपुट सर्विस जो कि मैंने कॉमनली यूज़ करा है। मैं बेटा नाम दे रहा हूँ, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो मेरा लॉजिक क्या है। ये अपॉर्चनमेंट वाला कानून कौन से गुड्स और सर्विसेज पे लगाना है, जो कॉमनली काम आते हैं। कॉमनली किस में? 17(1) के हिसाब से बिजनेस नॉन बिजनेस में, और 17(2) के हिसाब से टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट में। टैक्सेबल के साथ में जीरो रेटेड नहीं बोल रहा हूँ, पर उसके साथ जीरो रेटेड भी है, ध्यान रखना। तो अब क्या हो गया कि ये जो कानून है अपॉर्चनमेंट वाला, ये तब लगेगा जब कोई मैं कॉमन गुड्स या सर्विस खरीदता हूँ। ये दिमाग में आपको पहले बात बिठा लेनी है, कॉमन गुड्स या सर्विसेज पे ही ये कानून लगाना है, बाकी पे नहीं लगाना है। सर कॉमन मतलब जो दोनों जगह काम आए हों ऐसे गुड्स एंड सर्विस, ठीक है। इसका मतलब सर आप ये कहना चाहते हो कि अगर मैं टैक्सेबल सप्लाई भी करता हूँ, एग्जाम सप्लाई भी करता हूँ, पर दोनों के गुड्स अलग अलग खरीदता हूँ, टैक्सेबल का अलग खरीदता हूँ, एग्जाम का अलग खरीदता हूँ, तो क्या मुझे ये अपॉर्चनमेंट करने की ज़रूरत नहीं है? जवाब है हाँ, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अपॉर्चनमेंट तो तभी करूँगा ना जब कोई कॉमन खरीदा होगा, ठीक है। तो अब बड़ा ध्यान से सुनना आप। अभी रूल 42 मेरे को क्या कहता है कि अगर कोई गुड्स या सर्विसेज जो इनपुट और इनपुट सर्विस है, कैपिटल गुड नहीं होना चाहिए वो गुड्स, ठीक है। कैपिटल गुड के लिए रूल 43 काम आएगा, इसलिए मैं आपको बोला कि रूल 42 2 आइटम पे लगाना है। तो अगर कोई इनपुट या इनपुट सर्विसेज है जिसको मैंने कॉमनली यूज़ करा है 17(1) और 17(2) के पर्पज़ के लिए, अब मैं 17(1) 17(2) बोल दूंगा तो आप समझ जाना कौन सा पर्पज़ है। तो अगर कोई कॉमन गुड्स इनपुट या इनपुट सर्विसेज का यूज़ मैंने 17(1) या 17(2) के पर्पज़ के लिए किया है, तो उस इनपुट और इनपुट सर्विसेज का कितना जीएसटी का क्रेडिट मेरे को प्रोपोर्शनेट मिलेगा, तो वो अपन को अभी देखना है। कैसे निकालेंगे उसके लिए बेटा तरीका है, रूल 42 में बिल्कुल फार्मूला वगैरह दिया हुआ है, हमको वो फार्मूला देख लेना है। करना क्या है, सबसे पहले मेरे को बेटा स्टेप 1 निकालनी है। अब ये प्रोसीजर रूल 42 में दिया है, आपको दिमाग में बिठा लेना है ये स्टेप जो भी मैं बोल रहा हूँ। तो स्टेप 1 सबसे पहले मेरे को क्या करना है, मेरे को अपना टोटल आईटीसी देखना है टैक्स पीरियड का। टैक्स पीरियड मतलब हो गया बेटा, जैसे अक्टूबर महीने की कैलकुलेशन है तो अक्टूबर महीना, नवंबर की कैलकुलेशन है तो नवंबर महीना, क्योंकि जीएसटी मेरे को हर महीने निकालना होता है। तो जिस महीने की मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ उस महीने का टोटल आईटीसी पहले मेरे को देखना है। टोटल आईटीसी को मैं डिनोमिनेट कर रहा हूँ बेटा, टी नाम दे रहा हूँ। इन्होंने ही दिया है, रूल 42 में इन्होंने ही नाम दिया है टी, तो मैं अपने मन से कुछ नहीं कह रहा हूँ, कानून ने नाम दिया हुआ है। तो सबसे पहले इन्होंने मेरे को कहा कि जो भी मेरा क्रेडिट है एक टैक्स पीरियड के अंदर जो भी मिलता है उसमें सारा आ गया बेटा। सारा मतलब कि एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल वाला, एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट वाला, दोनों वाला, ब्लॉक क्रेडिट सब आ गया। सारा टोटल लिखना है मेरे को अपना, टोटल टी जितना भी क्रेडिट मेरे को मिला। इसमें से मेरे को क्या करना है, मेरे को आईटीसी अब लेस करना है। टोटल आईटीसी में से अब वो आईटीसी लेस करना है जो उन गुड्स एंड सर्विसेज का है, जो उन इनपुट और इनपुट सर्विसेज का है। ये किसका टोटल आईटीसी है? इनपुट सर्विस का। ध्यान रखना कैपिटल गुड का नहीं है, ये रूल 42 है, कैपिटल गुड का नहीं लिखना है, इनपुट सर्विस का लिखना है। तो इस टोटल आईटीसी में से मेरे को लेस करना है आईटीसी उन इनपुट और इनपुट सर्विसेज का जो मैंने एक्सक्लूसिवली नॉन बिजनेस यूज के लिए खरीदे हैं। तो नॉन बिजनेस यूज के लिए खरीदे गए आईटीसी को लेस कर दूंगा, जिसका नाम हो गया T1 नाम दे दिया मैंने उसको, मैंने नहीं दिया मतलब लॉ नहीं दे रखा है। इसमें से अब मैं और लेस कर दूंगा आईटीसी
जो कि मैंने एक्सक्लूसिवली, स्पेलिंग में दिमाग मत लगाना आप, एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए लिया है। इसको नाम दे दिया T2। एग्जेम्प्ट सप्लाई वाला, एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट सप्लाई वाला लेस कर दिया, ठीक है। इसमें से लेस कर दिया ITC ऑफ ब्लॉक्ड क्रेडिट, क्योंकि इसमें सारा टी में सारा था, तो जो ब्लॉक क्रेडिट वाला ITC है 17.5 वाला आइटम का ITC, वो भी मैं लेस कर दूंगा, उसको नाम दे दिया T3, ठीक है। ये जो बचेगा उसको मैं कहूँगा C1, इसको मैं कहूँगा ITC। ये वो ITC आएगा बेटा, अब इनको लेस करके जो क्रेडिट हो जाएगा इन क्रेडिट लेजर। आपको याद है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर होता है, तो वहाँ पे जाकर ये वाला जो अमाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगा, जिसको कहेंगे C1। अब बहुत ध्यान से सुनना, हुआ क्या है अभी तक, क्या हुआ है। इन्होंने मेरे को बोला पहले मेरा टोटल ITC देख लेना, ठीक है, देख लिया। उसमें से जो भी नॉन बिजनेस वाला, एक्सक्लूसिवली नॉन बिजनेस वाला ITC है वो लेस कर देना, ठीक है, कर दिया। एक्सक्लूसिवली एग्जेंट वाला लेस कर देना, ठीक है, कर दिया। और ब्लॉक क्रेडिट लेस कर देना। तो टेक्निकली देखा जाए तो बेटा टोटल ITC में से ये तीनों तो मिलने भी नहीं थे मेरे को, ये तीनों तो मिलने ही नहीं चाहिए थे मेरे को, ठीक है। तो जो तीनों नहीं मिलने चाहिए थे वो मैंने लेस कर दिए। लेस करके जो बचा उसको मैंने नाम दे दिया C1। C1 इज नोन एज व्हाट, ITC क्रेडिट इन क्रेडिट लेजर। तो ये जो अमाउंट बचेगा बेटा वो क्रेडिट लेजर में जाकर क्रेडिट हो गया। अब बड़े इंटरेस्टिंग बात है बेटा, ये जो अमाउंट क्रेडिट लेजर में क्रेडिट हो गया है, ये भी वो ITC नहीं है जो मेरे को मिलना चाहिए, क्योंकि बेटा इसके अंदर क्या है, इसमें वो वाला ITC भी आ गया जो कि एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल में यूज़ करा होगा, वो तो चलो मिलना चाहिए। और इसके अंदर वो वाला ITC भी आ चुका है जो कि कॉमन वाला है, यानी कि इन्होंने मेरे को क्या करा, दो टाइप के क्रेडिट दे दिए। C1 के अंदर दो चीज़ें आ गई, एक तो एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल वाला आ गया। अब देखो टोटल में से ये तीनों गायब हो गए, तो क्या क्या बचा, एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल सप्लाई वाला ITC बच गया जो मिलना चाहिए था, और कॉमन वाला भी बच गया। कॉमन वाला ITC मतलब क्या, जो बिजनेस नॉन बिजनेस में भी काम आया होगा और एग्जाम टैक्सेबल में भी काम आया होगा। तो दोनों बचे हुए, दोनों का क्रेडिट मिल गया, दोनों क्रेडिट जमा हो चुके क्रेडिट लेजर में, ठीक बात है, क्रेडिट लेजर में जमा हो गए, बढ़िया बात हो गई। अब क्या होगा, इसमें से अब वो रिवर्सल कराएंगे, यानी कि उन्होंने क्या करा, मेरे को दोनों क्रेडिट दे दिए, एग्जाम्प्ट सप्लाई टैक्सेबल सप्लाई वाला भी दे दिया और कॉमन क्रेडिट का भी पूरा क्रेडिट दे दिया, जबकि कॉमन का पूरा मिलना नहीं चाहिए था। दोनों का क्रेडिट दे दिया, कॉमन का भी पूरा दे दिया, दूसरा एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल वाला भी दे दिया, जबकि कॉमन का मिलना नहीं चाहिए था। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, ये तो मेरे को क्रेडिट दे दिया, अब इसमें से मैं लेस कर दूंगा ITC जो एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल सप्लाईज का, इसको नाम दे दिया T4। और ये लेस करके जो बेटा ना बेटा उसको नाम दे दिया, उसको नाम देंगे बेटा हमारा कॉमन क्रेडिट। ये है वो क्रेडिट जो कॉमन क्रेडिट है, जिसको नाम दे देंगे C2। यानी कि मेरे को पहले कॉमन क्रेडिट के ITC तक पहुंचना है। कॉमन क्रेडिट मतलब वो जो 17.1 17.2 वाला, मैं बार बार नहीं बोलूँगा, कॉमन क्रेडिट का मतलब मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो दोनों जगह काम आने वाले गुड्स एंड सर्विस है। अब क्या होगा सर, क्रेडिट तो उन्होंने दोनों पूरा दे दिया, आपको C1 का दे दिया। C1 इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, T4 प्लस C2 तो हुआ। T4 मतलब एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल सप्लाई वाला, C2 मतलब कॉमन क्रेडिट वाला, दोनों का क्रेडिट दे दिया। तो C2 प्लस T4 दोनों का क्रेडिट दे दिया है। अब दोनों का क्रेडिट देने के बाद वो क्या करेंगे बेटा, पता है, कॉमन क्रेडिट का भी क्रेडिट दे दिया इन्होंने पूरा, जबकि मिलना नहीं चाहिए था। तो वो क्या करवाएंगे, इसमें से कुछ रिवर्स करवा देंगे। तो मतलब अच्छा सर आप ये कहना चाहते हो कि GST वाले हमें कॉमन आइटम का भी क्रेडिट दे देंगे, एक बार पूरा क्रेडिट दे देंगे, बिल्कुल दे देंगे, फिर उस कॉमन क्रेडिट में से प्रोपोर्शनेट रिवर्सल करवा देंगे। रिवर्सल किस बात का करवा देंगे, नॉन बिजनेस और एग्जेम्प्ट वाला रिवर्सल करवा देंगे। क्योंकि देखो बेटा कॉमन क्रेडिट का मतलब क्या हो गया, दोनों जगह काम आने वाले आइटम का क्रेडिट, जबकि हमें दोनों जगह काम आने वाले आइटम का क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए था, नहीं मिलना चाहिए था पूरा, दे तो दिया, अब दे दिया तो रिवर्सल करवाकर उसको स्क्वायर ऑफ कर देंगे। तो इस प्रकार से वो प्रोपोर्शनेट क्रेडिट ही दिलवाएंगे। तो ये लॉजिक के साथ हमारा ये कॉन्सेप्ट चलने वाला है। तो ये आपका स्टेप नंबर 1 है जो आपको करना है। क्या करना है, इनपुट और इनपुट सर्विसेज के लिए हमको सबसे पहले हमें देखना है कि एक टैक्स पीरियड के अंदर कितना क्रेडिट मेरे पास आया सारे गुड्स इनपुट और इनपुट सर्विसेज का, चाहे उसमें ब्लॉक हो या एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट हो, कुछ भी हो, सारा जोड़ना है आप। टी में से लेस करो T1 इज फॉर
एक्सक्लूसिवली नॉन बिजनेस यूज, T2 एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट सप्लाई वाला नहीं मिलेगा। जो बचा C1 है, ये C1 वो क्रेडिट है जो लेजर में आ गया, इस C1 में से लेस कर दिया एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल वाला जो पूरा मिलना चाहिए हमारे को, ठीक है, उसमें से फिर लेस कर दिया कॉमन, सॉरी लेस करके जो बचा हो गया कॉमन क्रेडिट, दैट इज नोन एज C2। अब इस C2 में से रिवर्सल मरवाएंगे, तो रिवर्सल कैसे होगा वो भी अपन स्टेप 2 में आगे सीखने वाले हैं। समझ रहे हो गया मेरी बात? तो होप आपको ये क्लियर हो गया होगा सिस्टम क्या करना है आपको फॉलो। सर अगर मान लीजिए कि मैं ये स्टेप फॉलो ना करूं, क्वेश्चन में मेरे को ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ना सीधे दे दिया कि कॉमन इनपुट और इनपुट सर्विसेज का क्रेडिट इतने रुपए का है, तो फिर मेरे को क्या C2 अलग से फिर भी कैलकुलेट करके शो करना है कि C2 डायरेक्टली गिवन है तो चल जाएगा? बेटा देखो, रिवर्सल करने के लिए मेरे को C2 चाहिए, रिवर्सल करने के लिए मेरे को कॉमन क्रेडिट का अमाउंट पता होना चाहिए, तो C2 ऐसे निकलेगा अगर फॉर्मेट वाइज देखे तो। पर अगर क्वेश्चन में C2 डायरेक्टली मेरे को गिवन है तो मेरे को ये फॉर्मेट की जरूरत नहीं है, मैं सीधे C2 पे पहुंच जाऊंगा और C2 से रिवर्सल का फॉर्मूला लगा लूंगा जो भी आगे आने वाला है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, अगर कॉमन क्रेडिट गिवन नहीं आए तो ये इन्फॉर्मेशन गिवन है कि भैया टोटल ITC इतना है फलाना फलाना, तो इससे आप क्या करना, C2 तक पहुंचना, फिर C2 के बाद रिवर्सल करेंगे। रिवर्सल कैसे करेंगे वो भी अपन समझते हैं। तो स्टेप 1 तक हो गया हमारे सामने। अब मैं क्या करूंगा, उस कॉमन क्रेडिट में से इनएलिजिबल क्रेडिट का अमाउंट निकालूंगा। इनएलिजिबल मतलब सर, कॉमन मतलब क्या हो गया, दोनों यानी दोनों जगह काम आने वाले गुड्स एंड सर्विस का टोटल क्रेडिट मिल गया मेरे को। टोटल क्या मेरी हैसियत थी दोनों का क्रेडिट लेने की? नहीं थी। तो मेरे को उस C2 में से अब क्या करना है, वो इनएलिजिबल क्रेडिट रिवर्स करना है जो मुझे नहीं मिलना चाहिए था। क्यों नहीं मिलना चाहिए था? क्योंकि उस कॉमन में से कुछ हिस्सा मैंने एग्जेम्प्ट सप्लाई में और बिजनेस नॉन बिजनेस यूज में किया था, ठीक है। तो मेरे को क्या बोला इन्होंने कि अब क्या करना है, इनएलिजिबल क्रेडिट जो किससे रिलेटेड होगा, 17(1) और 17(2) से रिलेटेड। 17(1) मतलब नॉन बिजनेस यूज वाला और 17(2) मतलब एग्जेम्प्ट सप्लाई वाला। तो पहले मैं आपको 17(2) का कितना इनएलिजिबल क्रेडिट निकालना है वो निकालना बताता हूँ। तो पहले 17(2) पे चलते हैं, मतलब एग्जेम्प्ट सप्लाई का कितना है। ध्यान रखना बेटा, 17(2) समझ जाना। 17(2) मतलब वो कॉमन क्रेडिट जो टैक्सेबल एग्जेम्प्ट दोनों में काम आया था, और 17(1) मतलब वो कॉमन क्रेडिट जो बिजनेस और नॉन बिजनेस दोनों में काम आया था। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ 17(2) में कितना इनएलिजिबल है। तो करना क्या, बहुत सीधा सा फॉर्मूला है, मेरे को अपना C2 लिखना है, इसको मल्टीप्लाई करना है E से और डिवाइड करना है F से। ये करके आएगा एक अमाउंट जिसको मैं नाम दे रहा हूँ D1। ये D1 क्या है, ये वो C2 में से जो D1 है, ये वो अमाउंट है C2 का जो इनएलिजिबल है एज पर 17(2). D1 C2 का वो अमाउंट है जो इनएलिजिबल है एज पर D1। क्या बोल रहा हूँ वापस से सुनना, C2 D1 का वो अमाउंट है, सॉरी D1 C2 का वो अमाउंट है जो इनएलिजिबल है एज पर 17(2). 17(2) मतलब कॉमन क्रेडिट मेरे को पूरा मिल गया, पर उस कॉमन में से जो एग्जेम्प्ट सप्लाई वाला क्रेडिट है वो आपके सामने कहलाएगा, जिसको मैं कहूँगा D1। तो C2 = E/F इंटू D1। C2 मैं निकाल चुका हूँ। E का मतलब होता है बेटा एग्जेम्प्ट सप्लाई की वैल्यू जो टैक्स पीरियड में मैंने करी होगी, और F का मतलब है मेरा टोटल टर्नओवर जो कि मैंने किया है टैक्स पीरियड में। तो छोटा सा काम करना है, मतलब E मतलब एग्जेम्प्ट सप्लाई की वैल्यू। जैसे मान लीजिए सितंबर महीने की कैलकुलेशन कर रहा हूँ, तो सितंबर महीने में मैंने कितने रुपए की एग्जेम्प्ट सप्लाई करी उसकी वैल्यू हो जाएगी E। और सितंबर महीने में मेरा टोटल टर्नओवर कितना था, टोटल मतलब तो सब कुछ ही आ गया, एग्जेम्प्ट टैक्सेबल सब जोड़ना है, तो मेरा टोटल टर्नओवर कितना था वो हो गया F। तो प्रोपोर्शनेट अमाउंट आ जाएगा, और ये प्रोपोर्शनेट अमाउंट जो आएगा उससे मेरा क्या होने वाला है, C2 की कैलकुलेशन हो जाएगी। समझे क्या मेरी बात को? क्या करा मैंने, C2 इंटू E/F, शिट सॉरी, तो C2 इंटू E/F = D1। तो क्या करा मैंने, वापस से सुन लीजिए, C2 निकाला, E/F इंटू D1 कर दिया। सिंपल मैथ्स लगाइए, E का मतलब एग्जेम्प्ट सप्लाई की वैल्यू, F का मतलब हो गया मेरा टोटल टर्नओवर = आ गया D1। ये जो D1 है ये हो गया 17(2) का रिवर्सल, और एक और रिवर्सल अब करना है, वो होगा 17(1) का रिवर्सल। 17(1) मतलब नॉन बिजनेस वाला। सर अगर मान लीजिए
कि मैं तो ना सर केवल ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज ही लेके आता हूँ जो कि एग्जेम्प्ट और टैक्सेबल दोनों में काम आते हैं, बिजनेस नॉन बिजनेस वाला लफड़ा मैं नहीं करता, तो बेटा आपको फिर इनएलिजिबल क्रेडिट के लिए केवल यही निकालना है D1, क्योंकि 17(2) के लिए D1 रिवर्सल है और 17(1) के लिए D2 रिवर्सल है। D2 इज इक्वल टू कैसे निकलेगा बता देता हूँ। तो यहाँ पे 17(1) के लिए आप रिवर्सल निकालोगे D2 और ये होगा बेटा C2 का 5%, फिक्स है। तो जितना भी मेरा C2 आया उसका 5% हो जाएगा D2 के लिए रिवर्सल। अगेन आई एम रिपीटिंग C2 का 5%, दैट्स इट। तो हुआ क्या, वापस से सुनना मैंने क्या बोला है। जो भी कॉमन क्रेडिट था उसको मैंने नाम दिया C2, स्टेप 1 से आ गया वो। कॉमन क्रेडिट मतलब क्या हो गया, 17(1) और 17(2) वाला क्रेडिट जो कि दोनों जगह वाला आइटम था, गुड इनपुट और इनपुट सर्विसेज, ठीक है। C2 में से रिवर्सल करना पड़ेगा क्योंकि C2 का मेरे को पूरा क्रेडिट मिलना नहीं चाहिए, वो मेरा टोटल कॉमन क्रेडिट है। अब टोटल कॉमन क्रेडिट में से कितना रिवर्सल करना है, कितना इनएलिजिबल क्रेडिट है, वो स्टेप 2 से निकलेगा। तो इनएलिजिबल क्रेडिट के 2 स्टेप हो जाएंगे, 17(1) का इनएलिजिबल, 17(2) का इनएलिजिबल। पहले 17(2) का दिया इन्होंने कहा 17(2) का जो इनएलिजिबल क्रेडिट होगा वो होगा C2 इंटू E/F जिसका नाम है D1, और 17(1) का इनएलिजिबल क्रेडिट होगा D2 इज इक्वल टू C2 इंटू 5%, ठीक है। तो ये आपके सामने की बातचीत है, यानी कि फाइनली अगर मैं आपको बोलूं तो जो क्रेडिट कॉमन का एलिजिबल हुआ, तो फाइनली अगर मैं बोलूं तो जो क्रेडिट एलिजिबल हुआ, स्टेप 3 अगर मैं बोलूं, एलिजिबल कॉमन क्रेडिट इज इक्वल टू, कैसे निकलेगा। सबसे पहले C2 लिख दो, इसमें से बेटा D1 और D2 लेस कर दो, ये है आपका एलिजिबल कॉमन क्रेडिट जो मिलना चाहिए था आपको। तो देखा जाए तो प्रोपोर्शनेट मिल गया, मतलब मान लीजिए C2 1 लाख रुपए का था तो 1 लाख लिख दिए, इसमें से D1 और D2 आगे मान लो 30,000 रुपये, तो 1 लाख में से 30,000 घटा दिए तो बचे 70,000। 70,000 ही वो क्रेडिट है जो मिलना चाहिए था। क्यों मिलना चाहिए था, क्योंकि देखो इन्होंने क्या बोला, कॉमन में से इनएलिजिबल घटा दो। इनएलिजिबल किस बात के लिए इनएलिजिबल है साहब ये क्रेडिट, क्योंकि ये क्रेडिट का कुछ हिस्सा आपने नॉन बिजनेस में यूज़ करा था और एग्जेम्प्ट में यूज़ करा था, तो जितना नॉन बिजनेस और एग्जेम्प्ट वाला था वो घटा दो, आपका एलिजिबल आ जाएगा। तो ये करके आपका एलिजिबल क्रेडिट आ जाएगा। ये है आपका रूल 42, जिससे कि आप इनपुट और इनपुट सर्विसेज का एट्रीब्यूटेबल क्रेडिट निकाल सकते हो। सिंपल सा तरीका है, रूल 42 में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे है नहीं, पर ये रूल आप ध्यान रखना कैपिटल गुड पे लागू नहीं होने वाला, ये केवल और केवल इनपुट और इनपुट सर्विसेज पे लागू होने वाला है। वैसे तो इसके बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपके कंपाइलर में, तो कंपाइलर का इस लेक्चर में मैं एक क्वेश्चन करवाता हूँ ताकि आपको समझ में आए। एक क्वेश्चन में करवाने की कोशिश करता हूँ। वैसे कंपाइलर आपके पास होगा तो मैं क्वेश्चन की डिटेल आपको लिख रहा हूँ, उसके बाद फिर अपन देखते हैं कि कैसे करना है। तो मे बी ये 24 नंबर का क्वेश्चन है बेटा, आपके कंपाइलर का 24 नंबर का क्वेश्चन है। तो क्या डिटेल है इसके अंदर अगर अपन चलें तो एक गारमेंट फैक्ट्री रिसीव ए गवर्नमेंट ऑर्डर फॉर मेकिंग यूनिफॉर्म फॉर डिफेंस पर्सनल, ठीक है। तो मुझे डिफेंस की यूनिफॉर्म बनाने का ऑर्डर मिला, ठीक है। दिस सप्लाई इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। तो ये जो सप्लाई मैं कर रहा हूँ बेटा ये एग्जेम्प्ट सप्लाई है, यानी कि जो डिफेंस की यूनिफॉर्म में बनाऊँगा वो इस क्वेश्चन में एक एग्जेम्प्ट सप्लाई है, ठीक है। पर मैं इसके अलावा की यूनिफॉर्म भी बनाता हूँ तो मतलब अदर सप्लाई क्या होगी मेरी, टैक्स। तो ये क्वेश्चन हो गया आप 17(1)(2) का। कैसे पता चला मेरे को, क्योंकि दोनों आइटम में काम करता हूँ मैं, एग्जेम्प्ट सप्लाई भी कर रहा हूँ और टैक्सेबल सप्लाई भी कर रहा हूँ। इससे पहचान होगी कि क्वेश्चन आपका 17(1)(2) से रिलेटेड है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म बनाने के लिए बेटा मैंने फैब्रिक खरीदा, फैब्रिक मतलब धागा। फैब्रिक तो मैंने सेपरेटली खरीदा है, सेपरेटली मतलब जो डिफेंस यूनिफॉर्म का धागा है वो अलग आया है और जो अदर यूनिफॉर्म्स का धागा है वो अलग आया है। तो बेटा इस पे तो अपोर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट का ज़रूरत नहीं है। मैंने अभी भी आपको बोला अपोर्शनमेंट तभी करूँगा जब मैं कोई कॉमन गुड्स या सर्विसेज खरीदूँ, ये कॉमन नहीं है।
मैंने अलग से खरीदा है धागा, तो इसका मतलब क्या हो गया, डिफेंस यूनिफॉर्म के लिए जो धागा खरीदा उसके जीएसटी का क्रेडिट नहीं मिलेगा, और अदर यूनिफॉर्म के लिए जो धागा खरीदा होगा, फैब्रिक खरीदा होगा, उसका क्रेडिट मिलेगा। ठीक है, कपड़े का तो ये हो गया हिसाब किताब आपका सीधा सा। पर तो फैब्रिक का तो ये हो गया, पर इसके अलावा ये तो कपड़ा हो गया बेटा ना, इसके अलावा थ्रेड, बटन और लाइनिंग मटेरियल भी मैंने खरीदे। ड्रेस बनाने के लिए इसकी भी ज़रूरत थी, धागे की, बटन की और लाइनिंग मटेरियल की। कपड़ा तो अलग अलग हो गया, कपड़े में कोई दिक्कत नहीं है, पर धागा, बटन और लाइनिंग मटेरियल भी मैंने खरीदे। कॉलर भी खरीदी, कॉलर भी दिया हुआ है इसके अंदर, तो ये सब आइटम भी मैंने खरीदे। ये सब आइटम दोनों के कॉमन है, मतलब कि ये सारा आइटम बेटा कॉमन है। तो बेटा टेक्निकली देखा जाए ना, तो इन चीज़ों को खरीदने पे जो जीएसटी मेरा बनेगा उसका जो आईटीसी होगा ना वो C2 होगा। सीधा सा कॉमन सेंस है। व्हाट इज C2? कॉमन क्रेडिट ऑफ इनपुट एंड इनपुट सर्विस। ठीक है, तो ये कॉमन है। क्यों है कॉमन? क्योंकि जो धागा है, बटन है, लाइनिंग मटेरियल है और कॉलर है, ये कॉमन है, जिससे मैं डिफेंस की यूनिफॉर्म भी तैयार कर दूंगा और अदर यूनिफॉर्म भी तैयार कर दूंगा। तो ये कॉमन आइटम हो गया, तो इसका जो आईटीसी होगा वो C2 होगा टेक्निकली देखा जाए तो। तो अब क्या हुआ, इन्होंने मेरे को दिया है कि जुलाई महीने में जो अदर यूनिफॉर्म मैंने तैयार करी है उसकी वैल्यू तो 8 करोड़ की है और डिफेंस वाली यूनिफॉर्म की वैल्यू 2 करोड़ की है। तो जुलाई महीना मेरा एक टैक्स पीरियड हो गया जिसमें अदर यूनिफॉर्म की वैल्यू है 8 करोड़, डिफेंस वाले की है 2 करोड़। और इन चीज़ों का जो आईटीसी है वो सीधे गिवन है बेटा। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में आप देखना, आपके पास क्वेश्चन तो हुई, तो इस क्वेश्चन में गिवन है कि इन चीज़ों का जो आईटीसी है ना, थ्रेड वगैरह वाले का, कॉमन वाले आइटम का, उसका टोटल आईटीसी है 5000, तो थ्रेड का है 25,000, बटन का है और लाइनिंग मटेरियल और कॉलर का 15,000 है। तो इन सब आइटम का ये क्रेडिट दे रखा है मेरे को 5, 25, 15 रेस्पेक्टिवली। अब मेरे को क्या निकालना है कि ये जो आईटीसी मेरे को मिला है, अब देखो आप इसके अंदर ये टोटल आईटीसी की वैल्यू देखो 25 और 5 30 और 15 45,000 है। ये 45,000 क्या है बेटा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? C2 है। मेरे को C2 निकालना नहीं है, डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन है C2 इज इक्वल टू कितना परसेंट, कितना रुपए, 45,000 रुपये। अब क्या हो गया कि ये जो आईटीसी है ये मेरा 45 है। अब मेरे को क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इसमें से एलिजिबल कितना है ये निकाल के बताओ। तो बेटा देखो क्या हुआ, 45,000 क्या है आईटीसी, किस चीज़ों का आईटीसी, धागे वगैरह का आईटीसी। पर क्या ये पूरा एलिजिबल है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये एग्जेम्प्ट और टैक्सेबल दोनों में काम आता है। यानी कि बेटा इसमें जो सिचुएशन बन रही है वो 17(2) वाली बन रही है, 1 का कोई रोल नहीं है, बिजनेस नॉन बिजनेस वाला लफड़ा नहीं है, केवल 17(2) वाला लफड़ा है। ठीक बात है। तो अब क्या करना है मेरे को, एलिजिबल आईटीसी निकालना है। तो मैं क्या करूँ एलिजिबल आईटीसी के लिए, ध्यान से सुनो। तो क्वेश्चन तो ये हो गया आपके सामने। अब एलिजिबल आईटीसी कैसे निकालें? अभी मैंने आपको क्या बोला, एलिजिबल आईटीसी का फॉर्मूला मैंने क्या तैयार करा, एलिजिबल आईटीसी इज इक्वल टू C2 माइनस D1 प्लस D2। तो व्हाट इज माई C2 हियर, 45,000। अभी मैंने आपको बोला 45,000 सबका आईटीसी है। अब क्या यहाँ पे D1 निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा। क्या D2 निकलेगा? नहीं बेटा, इस क्वेश्चन में D2 नहीं निकलेगा क्योंकि नॉन बिजनेस वाला लफड़ा नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे फॉर्मूले में केवल C2 माइनस D1 करके एलिजिबल आईटीसी आ जाएगी। अब D1 का फॉर्मूला क्या होता है, चलो उसमें आता है। D1 इज इक्वल टू E/F इंटू C2। व्हाट इज E हियर? E का मतलब है मेरा एग्जेम्प्ट सप्लाई का टर्नओवर, यानी कि डिफेंस वाली का 2 करोड़ है, गिवन है। और डिवाइड क्या करूंगा, मेरा टोटल टर्नओवर। तो टोटल कैसे निकलेगा, एग्जेम्प्ट का है, डिफेंस वाली का 2 करोड़ है और टैक्सेबल वाली का 8 करोड़ है। तो 2 + 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, 10। तो 2 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय कॉमन आईटीसी कितना है बेटा मेरा, 45, C2 ही हो गया। तो 2/10 इंटू 45,000 जब मैं करूंगा तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 9,000 आ जाएगा। तो इसका मतलब एलिजिबल आईटीसी इज इक्वल टू आएगा इस क्वेश्चन में 45 C2 है, उसमें से 9 इनएलिजिबल हो गया एज पर रूल 42। तो 45 माइनस 9 कर दिया, तो फाइनली जो एलिजिबल आईटीसी आएगा वो कितने रुपए का आएगा, 36,000। तो एक्चुअल में होगा क्या मैं आपको बता दूं, एक्चुअल में मेरे को 45 का क्रेडिट दे देंगे वो,
प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होगा, 45 का क्रेडिट मिल जाएगा, फिर 9 का मैं रिवर्सल मार दूंगा, नेट एलिजिबल आईटीसी 36 का रह जाएगा। तो अगर एलिजिबल आईटीसी देखो तो 36 का है, और कोई मेरे से ये पूछे कि क्रेडिट लेजर में कितने जमा होंगे, तो 45 होंगे। ऑब्जेक्टिव आ सकता है बेटा, तो ऑब्जेक्टिव बेटा ध्यान रखना, क्रेडिट लेजर में कितने होंगे पूरे C2, दैट इज पूरे 45 मिल जाएंगे एक बार के लिए। तो क्रेडिट लेजर में तो पूरे 45 आ जाएंगे, पर उसमें से फिर रिवर्स करवा देंगे इनएलिजिबल आईटीसी का। इनएलिजिबल कैसे निकलेगा, वो निकाल लिया 9, और उसमें से फिर देखा जाए तो एलिजिबल आईटीसी मेरा 36 का रह जाएगा। तो ऐसे करके आपका क्वेश्चन नंबर 24 है। और भी इसके अंदर एक दो बहुत प्यारे क्वेश्चन है, वो मैं आपको लेटर ऑन अगले लेक्चर में कराऊंगा। और इसके अलावा मैं इसके अंदर आपको क्या बताऊंगा, अभी अपन ने रिवर्स किसका अपोर्शनमेंट सीखा, इनपुट सर्विस का। अभी कैपिटल गुड बाकी है, तो कैपिटल गुड का कैसे करना है वो अपन अगली क्लासेस में देखते हैं। तो इसको ओवर करते बेटा वीडियो को। थैंक यू वेरी मच।